आज पिथौरागढ़ और नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में अजय टम्टा के लिए करेंगे प्रचार, तो नैनीताल के बेताल घाट में अजय भट्ट के समर्थन में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड, 3 राज्यों में स्टार प्रचारक होंगे सीएम धामी। यूपी, राजस्थान, J&K में करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में दाखिल हुए 63 नामांकन। सबसे ज्यादा हरिद्वार लोकसभा सीट पर हुआ नामांकन। आज नामांकन पत्रों की होगी जांच। केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। केदारनाथ हेलीपैड से श्रमिकों ने हटाई बर्फ। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हुए हैं 63 नामांकन। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 21 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए दाखिल हुए हैं और इसके अलावा टेहरी सीट में 11, पौड़ी में 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 8 नामांकन दाखिल हुए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए 10 नामांकन दाखिल हुए हैं और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड में सभी 5 जो लोकसभा की सीट हैं उत्तराखंड की, उन पर मतदान होगा। 30 मार्च को प्रत्याशी जो हैं वो अपने नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की जो तारीख है वो 30 मार्च है और नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। आपको बता दें, सभी लोकसभा सीटों को मिला दिया जाए तो 63 नामांकन दाखिल हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नामांकन है वो 21 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए दाखिल किए गए हैं। टेहरी सीट में 11, पौड़ी में 13, अल्मोड़ा में 8, वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए 10 नामांकन दाखिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव की ये जो लड़ाई है उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अब दिलचस्प होती जा रही है और सबसे ज्यादा 63 जो नामांकन है वो दाखिल किए गए हैं सभी 5 लोकसभा सीटों पर। पहले चरण में सभी लोकसभा सीट जो 5 हैं उत्तराखंड की, उन पर मतदान होगा और पहले ही दिन यानी 19 अप्रैल को सभी 5 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। बड़ी खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हुए हैं 63 नामांकन। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 21 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए दाखिल किए गए हैं और इसके अलावा टेहरी सीट में 11, पौड़ी में 13, अल्मोड़ा में 8 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के लिए 10 नामांकन दाखिल हुए हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आपको बता दें, 30 मार्च को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की जो है अंतिम सूची जारी की जाएगी और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड की सभी जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उन पर मतदान होना है। प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो 19 अप्रैल को कैद हो जाएगी ईवीएम में और सबसे ज्यादा जो नामांकन दाखिल हुए हैं 63 नामांकन दाखिल हुए हैं 5 लोकसभा सीटों पर। जी प्रभात, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से नामांकन की अगर बात करें तो जो नामांकन है वो कुल जो नामांकन है उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर 63 नामांकन जो है वो दाखिल हो चुके हैं और 30 अप्रैल को जो है अब जो आगे की प्रतिक्रिया रहेगी वो यही रहेगी कि जो नाम वापसी होने हैं उसको लेकर के जो है आगे की रणनीति इसमें तैयार की जा रही है। तो वहीं अब देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरीके से पार्टियों की तैयारियां चल
रही हैं, तमाम जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उन्होंने रोड शो भी जो है इस दौरान करने शुरू कर दिए हैं और बड़ा जनसैलाब जो है इस दौरान बीजेपी की जो रैली हुई है, जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है उस रैली में पहुंचे हैं, साथ ही महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान रैली में पहुंचे। तो उन्होंने जो है अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो रुझान यहाँ पर जनता का देखने को मिला, जनता की भारी भीड़ जिस तरीके से बीजेपी की रैली में दिखाई दी है, तो ऐसे में पूरी तरह से जो यहाँ पर नामांकन जो हुए हैं, ऐसे में देखा जा सकता है कि कयास भी लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है अब बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है और काफी मजबूती के साथ जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसको जीतने का जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख से अधिक हर यहाँ पर जो लोकसभा सीट है, हर सीट से 5 लाख से अधिक जो है बहुमत के साथ यहाँ पर जीतने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पूरी तैयारी जो है भाजपा की इस दौरान जोरों से चल रही है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है विपक्ष की भी अब यहाँ पर रैलियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि बीजेपी की जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो अभियान है वो इस दौरान चलाए गए हैं, तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी जो है डटी हुई है और लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करने का जो दावा है वो यहाँ पर ठोक रही है। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नामांकन दाखिल हुए हैं वो हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए दाखिल किए गए हैं। 21 नामांकन हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए दाखिल किए गए हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हैं उन पर जो लड़ाई है वो अब दिलचस्प हो चली है। कांग्रेस और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो पार्टियां हैं, उनके प्रत्याशी किस तरह से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं? जी प्रभात, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार काफी हॉट सीट जो है इस दौरान मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी की तरफ से जो है प्रत्याशी के तौर पर हरिद्वार लोकसभा सीट से हैं। तो वहीं अब यहाँ पर बात अगर विपक्ष की करें, कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस से भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत वो जो है मैदान में है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी दिलचस्प जो है ये सीट इस दौरान जो है रहने वाली है और काफी कड़ा मुकाबला जो है इस दौरान ये माना जा रहा है। वहीं पांचों प्रत्याशियों की अगर बात की जाए बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, तो जो पांचों ही प्रत्याशी हैं इस तरीके से जो है उनके यहाँ पर तैयारी जो चल रही है, तमाम जो रणनीति के तहत जिस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है इसमें पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके यहाँ पर नामांकन की भी बात की जाए, नामांकन की जो तिथि है वो पूरी हो चुकी थी। उसके बाद में अब जिस तरह से नामांकन बीते दिन हो चुके हैं, दोनों ही पार्टियों के तमाम दलों ने जिस तरह से नामांकन कर दिया है, तो अब यहाँ पर नामों को लेकर के जिस तरह से काफ़ी देरी भी जो है कांग्रेस की तरफ से हुई थी, काफ़ी लेट लतीफ़ी इस दौरान दिखाई दी थी। तो वहीं बीजेपी ने पहले ही जो है अपने रोड शो, अपनी रैलियां इस दौरान शुरू कर दी थी। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी इस दौरान आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो जो नामांकन की प्रक्रिया है उत्तराखंड में अब पूरी हो गई है और नामांकन पत्रों की जांच आज होनी है। 30 मार्च के बाद जो नामांकन है वो वापस भी लिए जाएंगे और इसके बाद प्रत्याशियों की जो है अंतिम सूची फाइनल की जाएगी। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि अब 30 मार्च तक जिस तरीके से यहाँ पर जो सूची की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनके नाम वापसी होने के बाद जो है फाइनल जो सूची है वो जारी हो जाएगी। और इसके बाद जो यहाँ पर दलों की अगर बात करें, जो दल हैं वो भी अब किस तरीके से जो है यहाँ पर रणनीति तैयार करते हैं, किस तरीके से उनकी रैलियाँ रहने वाली है, जनता के बीच में किस तरीके से जो है क्या कुछ मुद्दे लेकर के जो है जाएंगे ये लोग। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरी यहाँ पर जिस तरीके से विश्वास भाजपा जता रही है कि 5 लोकसभा सीटों पर जो है जीत दर्ज करने का जो लक्ष्य है वो काफ़ी आसान इस दौरान उनको लग रहा है, क्योंकि मजबूत जो कैंडिडेट हैं 5 ही लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको जो है कैंडिडेट भी इस दौरान नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से जो यहाँ पर नामांकन हो चुके हैं, अब कैंडिडेट भी
तय हो चुका है। तो अब ये देखना बाकी है कि किस तरह से जो है इस पर आगे की रणनीति तय की जाती है, और जो पांचों लोकसभा सीट यहाँ पर उस पर जो चुनाव होने हैं, कौन से प्रत्याशी इसमें कितना अपना दमखम दिखा पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की वो अब दिलचस्प हो चली है और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कमर कस रखी है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा भी किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सीएम धामी हल्द्वानी में मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीवन चंद्र आर्य को होली की बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ ही कुशलता पूछी। सीएम धामी ने जीवन चंद्र आर्य से परिजनों का हालचाल जाना। सीएम ने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष से चुनाव रणनीति पर भी बात की। सीएम धामी का कहना है कि हमारा संगठन ही हमारी पहचान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। कांग्रेस की जीत के साथ गांव घर विकास पहुंचेगा। पब्लिक में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव के और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिला की हत्या हो जाएगी, बेटी के साथ नाबालिग दुष्कर्म होगा और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रदेश में तो अंकिता भंडारी का सबको मालूम है। इसलिए इस राज्य के अंदर 2 साल ऊपर हो चुके हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, केंद्र में खाली पड़े हैं, तो ये बदलाव हो। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई और लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही वाहनों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। पानी तो वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर। और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुदनी शुरू हुई थी और फिर कुछ समय के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से।
लेकिन उसके बाद लगातार काम चल, जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा। लेकिन अब आलम यह है कि धूल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। हम तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्थमा का शिकार ना हो जाए कहीं। अब होता क्या है कि वो जो चीज़ खुद गई और वो सड़क के लेवल में तो है नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाते 2-2.5 इंच, उसमें कितने स्कूटर वाले गिरे भी हैं, चोट भी लगी है, सिर में चोट भी लगी है। NH हो या PWD हो, इस समय बिल्कुल भी दोनों विभागों का मसूरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप अकेडमी रोड देखें, जहाँ पे IAS अधिकारी पूर्ण रूप से आवागमन करते हैं, पर्यटक आवागमन करते हैं, कंपनी गार्डन, अकेडमी, केम्प्टी फॉल, यमुना पुल तक जाते हैं, और 4 धाम का जो रूट है वो आज खस्ता हाल में खुदा पड़ा है, जाम लग रहे हैं, पूरी की पूरी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, हर जगह पानी रुका हुआ है और जल भराव के कारण रोड धंस रही है। लेकिन जो विभाग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, एक बहुत ही खेद का विषय है। और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें संज्ञान ले और इन रोडों को दोबारा से उस बढ़िया करे, जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है, आने वाले हमारे सैलानी हैं, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मसूरी का हाल नहीं, इन्होंने पर्यटन नगरी का ना एक धूल पर्यटन नगरी बना दिया इन्होंने। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बगल में है, वहाँ पर इतनी सड़कें खड़ी है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है, कहीं पर पानी गिरा हुआ, कहीं सीवर बह रहा है, पूरी सड़क तहस नहस इन लोगों ने कर रखी है। सीजन इतने नज़दीक आ गया है, ये लोग अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों ने मसूरी का ना मजाक बना के रख दिया है। ना कोई इनके पास कोई प्लान है, ना कोई व्यवस्था है। अगर आप जाएंगे, अगर स्कूटर में जाएंगे तो अपनी जान जोखिम में डालकर आपको स्कूटर ले जाना पड़ेगा उस रोड पर, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये लोग किस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं। माल रोड के एक लाइब्रेरी चौक के पास में नीचे को जब हम देहरादून की तरफ को जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक काफ़ी समय पहले कुछ वहाँ पर एक ट्रक गिरा था ऊपर से नीचे, तो वहाँ नीचे से उसका मेंटेनेंस का कार्य चलना था, वो भी यथास्थिति वैसी बनी हुई है। यह आए अपना एक बैरिकेड टाइप का उन्होंने चदर चुदर लगा दिया, उसको भी स्टॉप कर दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अमरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस देश की बहुत पुरानी पार्टी रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा इस देश की विचारधारा से मेल खाती है। साथ ही कांग्रेस भारत छोड़ने की बात करती है, माफ कीजिएगा, भारत जोड़ने की बात करती है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए तमाम कांग्रेस नेताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह से आपने राजेंद्र भंडारी जी का उल्लेख किया और तमाम जिस तरीके के लीडर कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर है, उनको डरा कर ले जाया जा रहा है। राजेंद्र भंडारी जी जिस तरह से पहले दिन जो भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, और उन्हीं कपड़ों में वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया कुछ ही घंटों में, तो स्थिति स्पष्ट है, बिल्कुल समझा जा सकता है कि डर के मारे वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया थे। तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके, धमका करके नेताओं को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में ले जाने का काम कर रही है। जौनसार बावर में 28 मार्च से 7 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेवा प्रकल्प संस्थान पिछले कई सालों से जनजाति समाज के बीच में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से क्षमता विकास का कार्य कर रहा है, ताकि जनजाति समाज की राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित हो। सेवा प्रकल्प संस्थान सेवांकुर कार्यक्रम के तहत चक्राता जनजाति क्षेत्र में 18 स्वावलंबन केंद्रों पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे। प्रकल्प संस्थान के द्वारा गांव में अभी 4 प्रकार के काम चलाए जाते हैं। सब जनजाति गांव के अंदर हैं। एक तो संस्कार केंद्र है, जिसमें स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा और सदाचार विषय भी पढ़ाया जाता है। दूसरा वहाँ फर्स्ट एड सेंटर है, तो प्राथमिक चिकित्सा गांव में भी उनको मिल सके। तीसरा सिलाई सेंटर है और चौथा खेलकूद केंद्र है, जिसमें आर्चरी सेंटर प्रमुख है। तो इनका उद्देश्य ये है कि गांव के अंदर जो नैतिक शिक्षा की बातें अभी सिलेबस से निकाल दी गई हैं लंबे समय से, लेकिन उनकी आवश्यकता है। अपना भारत क्या है, भारत के महापुरुष क्या हैं, भारतीय संस्कृति क्या है, इसको बच्चे बचपन से ही जानें
तो गीत, कविता और कहानी के माध्यम से जानें, संस्कृत के सुभाषितों के माध्यम से जानें। मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को एक हफ्ते पूरे भारत में कोई एक ऐसा सेवा का जहां काम चल रहे हैं वहां पर उनको ले जाते हैं। वो वहीं पर रुकते हैं, गांव में रुकते हैं, वहां की जो कस्टम्स हैं वो समझते हैं, वहां की प्रॉब्लम समझते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं एक रात को। तो वो अभी आज यहाँ पर पहुँचेंगे और परसों को वो जौनसार पावर के एरिया में एक रात वहाँ रुकेंगे और अगले दिन वहाँ पर कैंप लगाएंगे, ताकि बच्चों को भारत के जो रिमोट एरियाज़ हैं, अनएसेसिबल एरियाज़ हैं, पहाड़ के एरिया हैं, ट्राइबल एरिया हैं, वहाँ जाके उनकी प्रॉब्लम समझ में आए और वो भविष्य में जब डॉक्टर बने और सक्षम हो तो उन एरियाज़ के लिए कुछ अपना समय दें और कुछ कर पाएँ। देवांकुर के जो विद्यार्थी, मेडिकल स्टूडेंट और इनके जो विशेषज्ञ जो आ रहे हैं, इनको हमने 18 क्लस्टर बनाए हैं जौनसार पावर में। इसमें लगभग 125 गांव शामिल हैं। 18 क्लस्टर हैं और एक क्लस्टर में 18 डॉक्टर्स रहेंगे। क्लस्टर तो हमारे ऊपर पावर में है। एक जो क्लस्टर का जो सेंट्रल गांव होगा, केंद्र में जो गांव होगा, वहाँ पर मेडिकल कैंप होगा और जहाँ ये रात को रहेंगे अलग अलग गांव में, जैसे 3-3, 4-4 डॉक्टर जिस गांव में रहते हैं, तो उस दिन वो सब गांव वालों से चर्चा करके ये भी मालूम करेंगे कौन बीमार है, किस तरह की बीमारी है, तो उनको वो सबको प्रेरित करेंगे कि अगले दिन उस केंद्रीय स्तर पर वो मेडिकल के लिए आए, जहाँ पर इनके सभी बाकी डॉक्टर भी मिलेंगे और इनके विशेषज्ञ भी रहेंगे। उनके साथ में वो अपनी दवाएं भी लेके जाएंगे। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेले 2024 का शुभारंभ हो गया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेला 26 मार्च से 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश और जनपद में सुख, शांति एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी ने पूजा संपन्न कराई। किशन तिवारी ने मेले को शांति और सफलतापूर्वक सहयोग करते हुए मेले का संचालन कर रहे विभिन्न विभागों, संगठनों और संस्थाओं के सहयोग की अपील की। दीपक रावत ने कहा कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से यहां बेहतर सुविधाएं विकसित कराई गई हैं। आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। इतना बड़ा जनसैलाब, जनमानस इसमें भागीदारी करते हो। पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है, दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। और आज जब हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें भी एक बार जायजा ले लिया जाएगा, कहीं पे कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा। और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी की, जिस पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ देश भर में उनके बयान की आलोचना हो रही है, वहीं भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा ने नारी सम्मान को लेकर संसद में आरक्षण विधेयक पारित करवाया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए 36 आरक्षण की व्यवस्था की। वहीं कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, वे एक अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।